हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 141 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 142 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपके द्वारा भेजा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपको कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है, प्रारंभिक भारतीय इतिहास के अध्ययन के बदलते हुए उपागमों पर चर्चा कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने उत्तर लिखा है, मानव के उदय से लेकर 10वीं सदी या यूँ कहें 1200 एडी तक के इतिहास को प्राचीन भारत का इतिहास माना जाता है। इसकी जानकारी दो भागों पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है, जिनका वर्गीकरण निम्न प्रकार है। आपने वर्गीकरण बता दिया। जानकारी के स्रोत पुरातात्विक, साहित्यिक, अभिलेख, स्मारक, भवन, सिक्के, चित्रकला, मूर्तियाँ, भारतीय विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है। उपरोक्त वर्गीकरण सर्वप्रथम हमें भारत के इतिहास का सही कालक्रम ज्ञात होता है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता तथा उत्तर वैदिक युग और गुप्तोत्तर काल तक की जानकारी मिलती है। भारत के इतिहासों के स्रोतों से हमें भारतीय संस्कृति, कला, धर्म, राजनीति, सामाजिक व्यवस्था तथा समकालीन अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है और बदलते परिदृश्य के साथ साथ इतिहास के नए नए आयामों का अध्ययन देखने को मिलता है। लेकिन प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के विभिन्न पहलुओं पर नज़र डालें तो राजनीतिक भौगोलिक विविधताओं की अनदेखी तथा सांस्कृतिक विस्तृत यहाँ पे लिखना चाहिए ना, सांस्कृतिक विस्तृत ज़्यादा उजागर होती है। सांस्कृतिक पक्ष ज़्यादा परिलक्षित होता है, ये लाइन आएगी यहाँ पे। तथा इसमें वैदिक काल में केवल साहित्यिक साक्ष्यों की बहुलता तथा उनकी किंवदंती वाली कल्पनाएं उस कालक्रम की वास्तविकता पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, प्रश्न चिन्ह जरूर लगाती हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इतने प्राचीन इतिहास की विविधताओं को समेटे हुए इन स्रोतों को प्रामाणिकता को और अन्वेषण की तथा अपठनीय साक्ष्यों की शैली को समझने की आवश्यकता है, जिससे साहित्यिक स्रोतों में तार्किकता आ सके। देखिए, आपने एग्जामिनर को ना इस प्रश्न को झिलाने का काम किया है। वही बात जो मैंने आपको एक बार और टोका था कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है। जहाँ पर उपयोगी है वहाँ पे आपको लाना है, जहाँ विश्लेषण चाहिए वहाँ विश्लेषण यूज करिए। अब आपका लगभग इसमें इतना ज़्यादा टाइम खराब हो गया होगा कि आप उतने मिनट में उत्तर लिख सकते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको यूपीएससी में एक क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको 20 क्वेश्चन लिखना है और एक क्वेश्चन 6 मिनट में लिखना है। तो आप उसी हिसाब से अपने आप को मैनेज करें। आपको कोई प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट नहीं दिखाना था या आपको कोई क्लास नहीं लेनी थी जिसमें आपको ये सारी डिटेल इतनी देनी है। क्लियर? आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट प्रश्न को शुरू करेंगे और जब प्रश्न को शुरू करेंगे तो आपको इतनी कहानी भी नहीं गानी है कि हाँ कहाँ से कहाँ तक और ये वर्गीकरण गुप्तोत्तर काल। आपको यहाँ से शुरू करना है अपना उत्तर। प्राचीन भारत के इतिहासों के विभिन्न पहलू कौन से थे, मतलब वो बदलते उपागम कौन से थे, इसका क्या मतलब है। मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था, तो मैंने वहाँ बताया था कि बदलते उपागम का मतलब है कि जैसे जैसे हम स्रोतों की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे नवीन तकनीकी का हम सहारा ले रहे हैं, तैसे तैसे हम नई नई परिभाषाओं को अपने साथ समायोजित कर रहे हैं। अर्थात जैसे कि आप ये समझो कि पहले क्या कहा जाता था कि हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थीं वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं। बट अब जब काफ़ी गहन रिसर्च हुआ है तो पता चल रहा है कि नहीं, वो समकोण पे नहीं थी पूरी तरह से, मतलब 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती हैं, बल्कि थोड़ी सी तिरछी सड़कें थी। समझ रहे हैं? जैसे पहले जब तक सनौली का इतनी खोज नहीं हुई तब तक ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि आर्य कौन थे, आर्य कहाँ से आए। अब लेकिन उस पर धीरे धीरे डिबेट शुरू हो गई है। जैसे पहले हमारे पास साहित्यिक स्रोत केवल थे, इसलिए बिना पुरातात्विक स्रोतों के हम मरुत्तर काल को एक अंधकार का युग कह देते थे। जैसे आप अर्थशास्त्र में देखोगे कि दास प्रथा का उल्लेख मिलता है, किंतु मेगस्थनीज दास प्रथा की बात ही नहीं करता। किंतु जब गहराई से अध्ययन किया गया तो पता चला कि भारत में दास परंपरा बनी रही थी। उसने कहा कि भारत में अकाल ही नहीं पड़ते, जबकि 100 स्थान और महागौरा को देखकर ये पता चलता है कि राज्य में अकाल पड़ते थे। उसने बताया कि उस समय
जैसे फाहियान जब आया या हेनसोंग जब आए तो वो क्या बोलते हैं कि प्रशासन काफ़ी अच्छा है, लूट मार नहीं होती। बट जब काफ़ी गहनता से अध्ययन किया गया तो पता चला कि वो खुद ही लूटा गया था। समझ गए? तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। जब आप इतने बदलते उपागम लिखोगे ना, मतलब परिभाषाएं किस तरीके से बदल रही हैं उसको आपको बताना है। कहने का मतलब कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन की जो शैलियाँ हैं उन शैलियों में अब जो परिवर्तन हो रहा, देखिए ये एक वैसा टॉपिक हो जाता है इस टॉपिक के प्रश्नों को। हालांकि हम इस टॉपिक को कराना नहीं चाहते थे, बट वही होता कि अगर हम शुरू से ना पढ़ाते तो आप कहते कि मास्टर आप छुड़वा दिए, आपको आते ही नहीं है। क्लियर? ये हमने इसलिए पढ़ा दिया ताकि आपको समझ बन जाए। ये प्रियम्बल है, बाकी आपको इसकी काफ़ी गहन जानकारी मिलेगी जब आप पूरी एंसेंट इंडिया कवर कर लेंगे। फिर आप समझेंगे कि वास्तव में इतिहास कैसे अपने आप को समय दर समय बदलता चला गया। हालांकि इस बदलती हुई अवस्था में वो कई बार काफ़ी आगे निकल गया तो कई बार काफ़ी पीछे रह गया, और इस आगे पीछे की भागम दौड़ में नवोन्मुख अन्वेषण की अति आवश्यकता हो जाती है। क्लियर? तब आप अपने इस उत्तर को ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे वास्तव में ये डायग्राम किसी भी हाल में नहीं आना है। यहाँ पे आपसे स्रोत थोड़ा ना पूछ रहा, यहाँ पूछा प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के बदलते उपागम कौन से थे। अध्ययन का मतलब जब हम हिस्टोग्राफी पढ़ते हैं, और हिस्टोग्राफी खासतौर पर एंसेंट इंडिया की जब पढ़ते हैं, तो हमें इस बात की सहजता बनानी पड़ती है कि आखिरकार हिस्टोग्राफी में किस तरीके से चेंजेस आए, कैसे मार्क्सवादी, कैसे साम्राज्यवादी ने या कैसे राष्ट्रवादियों ने हिस्ट्री राइटिंग को प्रमोट किया। तो वो तब समझ पाएंगे जब आप हिस्टोग्राफी पढ़ लेंगे, अर्थात जब आप पूरी एंसेंट इंडिया पढ़ लेंगे। क्लियर? तो हम आपकी इस सीमा को भी समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको इसका एक फ्रेम दिया था। उस फ्रेम में हमने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और आपने उस फ्रेम को अवॉइड करते हुए अपनी मौलिकता जग जाहिर करने की कोशिश की, इसलिए ये उत्तर अपनी मांग से प्रतिकूल हो गया। तो कोशिश ये किया करें कि हम आपको जो फ्रेम देते हैं उसी के बेस पर आप लिखा करें। समझ गए? उसको कॉपीराइट नहीं कहेंगे। आप लोग ये समझ जाते हो कि अगर आप हमारे प्रश्न को देखकर उत्तर लिखेंगे तो एक तरीके की कॉपीराइट हो गई। कॉपीराइट कुछ नहीं होता, हम भी तो कहीं से फ्रेम सीखे होंगे, तो वो भी तो कॉपीराइट कह सकता है। हम जो बोल रहे हैं ये शब्द कोई और भी तो बोल रहा होगा, तो भी तो हम कॉपीराइट कह सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचिए, जो हमने बताया उसी के अनुरूप लिखिए। अपनी मौलिकता इतनी ज़्यादा मत अभिव्यक्त कर दीजिए कि वो मौलिक ना होकर अतिरंजित लगे। क्लियर? तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे, इसकी सीमा को समझ गए होंगे। साथ ही आप ये भी समझ गए होंगे कि वास्तव में इस प्रश्न को हम आगे काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, तब हमें ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर? तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।